गुड मॉर्निंग 7th क्लास। चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 17 एंड द ग्रेट मुगल्स। पढ़ा था अब है मुगल डिनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय बाबर एंड सेकेंड रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी इज हुमायूं who was the son of Babar. Okay. Third one is Akbar. Akbar was the son of Humayun. When he was crowned, he was only 13 years. And fourth one is Jahangir. Jahangir was the son of Akbar. And हमने पढ़ा उसके बाद शाहजहाँ. ठीक है. अब आता है अर्लियर मुगल्स मैंने बताए थे, इनको स्टार्टिंग के मुगल्स कहते हैं, 6 मुगल्स को. अब आता है औरंगज़ेब. औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पर हु रूल फॉर अ स्पेन ऑफ 49 ईयर. औरंगज़ेब जो है लास्ट ग्रेट मुगल है. बाकी के मुगल्स आए थे वो इतने लंबे लंबे समय तक नहीं बैठे. औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पर जो 49 ईयर्स के लिए, जिन्होंने 49 ईयर्स कम से कम 50 साल लगभग बैठे गद्दी पर. ड्यूरिंग दिस रीजन द मुग़ल एम्पायर इस उस समय मुग़ल एम्पायर होल ऑफ इंडिया यानी पूरा इंडिया औरंगज़ेब के कंट्रोल में था. ठीक है. अब आता है रिवॉल्ट. रिवॉल्ट यानी औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ या औरंगज़ेब का कुछ बिहेवियर ऐसा था कि बहुत सारे जो लोग राजा हैं वो लोग उन्होंने इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया. औरंगज़ेब ने सबसे पहले लैंड टैक्स बढ़ा दिया 1/3 to 1/2, जिसकी वजह से नॉर्थन इंडिया में मेन कारण एक रिवॉल्ट का ये रहा. औरंगज़ेब को बहुत सारे रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा. जाट्स का, आगरा मथुरा रीजन में सतनामीज़, बुंदेला, सिख्स और राजपूत और मराठा, ये वो रूलर्स थे जो इसको पसंद नहीं करते थे. ही हैड टू स्पेंड, इसको अधिकतर अपनी लाइफ इसी में बितानी पड़ी. यानी वो हर टाइम कहीं ना कहीं इस पर रिवॉल्ट करता रहता था, कोई ना कोई फाइटिंग करता रहता था. तो उससे आधे से ज़्यादा टाइम उसने अपना टाइम इसी में लगाया. द लास्ट 26 ईयर ऑफ हिज लाइफ वर स्पेंट इन द डेक्कन. जो बाकी की 26 लास्ट ईयर्स हैं वो डेक्कन में गए टू क्रश डाउन द मराठास को दबाने में. मतलब वो लोग भी इनसे वॉर कर रहे थे. ही कंटिन्यू बीजापुर. ही कॉन्कर्ड, उसने बीजापुर जीता 1686 में, गोलकुंडा इन 1687 में. बट दीज कॉन्केस्ट वर नो यूज टू एम्पायर, नो दीज रीजन वर टू फॉर फ्रॉम द कैपिटल. पर ये रीज़न उनके काम के नहीं थे क्योंकि उनके कैपिटल से बहुत बहुत दूर थे. ही मेड नो एफर्ट, उसने बिल्कुल भी शांति बनाए रखने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो खुद ही वॉर करता रहता था. वो कॉन्सेंट वॉर, निरंतर वॉर करता रहता था. एम्पिटेड द रॉयल ट्रेजरी, जिसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी है वो खाली हो गई. लार्ज नंबर ऑफ मुगल सोल्जर वर किल, बहुत सारे सोल्जर्स मुगल सोल्जर्स किल हो गए क्योंकि वो शांति से तो बैठना उसे आता नहीं था. निरंतर वो किसी न किसी वॉर करता रहता था. इसी वजह से उसकी जो शाही खोज है वो खजाना है वो ख़त्म हो गया और मुग़ल आर्मी भी बहुत सारी ख़त्म हो गई. अब है औरंगज़ेब द रूलर. अनलाइक द प्रीवियस मुग़ल एम्पर, औरंगज़ेब, बाकी सब तो ठीक है बट औरंगज़ेब जैसे वो लोग लग्जरी लाइफ जीते थे, आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे. मुग़ल्स एम्पर जो हैं बाकी के, औरंगज़ेब उनसे थोड़ा डिफरेंट है. औरंगज़ेब सिंपल लाइफ व्यतीत करता था. ही यूज़ टू वियर सिंपल क्लॉथ, सिंपल कपड़े पहनता था. इवन वर्क फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए काम करता था. अपने कपड़े खुद सिलता था, अपनी टोपी कैप्स खुद सिलता था. एंड कॉपी द कुरान इन ऑर्डर टू अर्न द लाइवलीहुड. यानी अपना जीवन उसने लाइफ सिंपल बिल्कुल व्यतीत की है. ही वॉज ए डिवोटी मुस्लिम, वो डिवोटी मुस्लिम थे. हु सवर्ड द नमाज, जो 5 टाइम, मतलब बिल्कुल पक्का मुसलमान था जो 5 टाइम नमाज करता था. इसीलिए उसको जिंदा पीर भी कहते थे. बिल्कुल सिंपल लाइफ व्यतीत करता था. ही इंट्रोड्यूस जाकिया, उसने जाकिया जो अकबर ने ख़त्म किया था हिंदूज़ के ऊपर, उसने उस टैक्स को दोबारा से लगा दिया. ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रेट, यही वजह थी कि उसके जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन थे उसके डेथ के बाद, यानी उसने दबाया तो लोगों को डराया धमकाया. उसकी डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर वीक हो गया और जो बाकी के मुग़ल से वो उनको ज़्यादा प्रेस नहीं किया गया. अब है मुग़ल कोर्ट. मुग़ल कोर्ट हैड द एम्पायर सीटेड ऑन द थ्रोन. अदर मुग़ल कोर्ट में एम्परर सीटेड ऑन द थ्रोन पे बैठा था और अदर वर प्रोवाइडेड, उनको भी सीट्स दी जाती थी या स्टैंड्स, प्लेसेस टू सिट और स्टैंड. कुछ सीट्स दी जाती थी कुछ को बैठने के लिए और कुछ खड़े रहते थे. ठीक है. अब आता है दीवान. वैसे ये मेन 2 प्लेस अकबर ने बनाए थे पर यहाँ मुग़ल्स एम्पर के 2 प्लेसेस बहुत
फेमस रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ दीवाने खास, सेकंड वन इज़ दीवाने आम। दीवाने खास यानी हॉल, एक हॉल होता था जहाँ पर एम्परर इम्पॉर्टेंट गेस्ट को से डिस्कस करता था। वो इम्पॉर्टेंट गेस्ट कैसे होते थे, उसके नॉबल्स होते थे या कोई बाहर से गेस्ट आता था, तो इम्पॉर्टेंट मामलों को डिस्कस करने के लिए दीवाने खास में खास लोग जाते थे। अब है दीवाने आम से ही समझ में आ रहा है। पब्लिक, वो हॉल जो था वो पब्लिक ऑडियंस के लिए था। वॉज अ प्लेस वेयर द एम्परर एड्रेस, जहाँ पर एम्परर एड्रेस करता था, यानी कॉमन मीटिंग्स करता था, जनरल पब्लिक से बात करता था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अकबर के टाइम से स्टार्ट हुए थे, दीवाने आम और दीवाने खास। वो बहुत लिबरल नहीं था बल्कि ऑर्थोडॉक्स था। उसने सारी मुस्लिम हिंदूज़ और मुस्लिम में बहुत डिफरेंस करता था, कि बहुत सारे हिंदूज टेम्पल्स को उसने खुद अपनी मुगल्स आर्मी को भेजकर गिरा दिया। जैसे कि अकबर और बाकी सब तो हिंदूज़ की हेल्प करते थे, वो नहीं करता था, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था। जहांगीर और शाहजहाँ की तरह टॉलरेंट रूलर नहीं था, बल्कि बहुत लिबरल था, डोमिनेटेड था अपने धर्म के प्रति। औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा, ये कह लीजिए, ख़राब राजा इसीलिए डिक्लेयर हुआ। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मुगल पीरियड वॉज अ ब्लेंड, मिक्सचर था सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशन का। रूलर्स इंजॉय करते थे सुप्रीम पावर, यानी सारी पावर उनके पास ही, क्योंकि वो मोनार्ची सिस्टम चल रहा था। अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल ऑफिसर्स होते थे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। सबसे पहले वज़ीर कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मीर बख्शी टुक केयर ऑफ द मिलिट्री। Khan a someone look after the need of the royal house. All last one, Sadr-e-Sudur maintain account of the grant given by the emperor. और लास्ट वन इज काजी, द चीफ जज। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते थे बाय डिवाइडिंग द किंगडम इनटू 7। पहले प्रोविंस में डिवाइड करते थे, फिर सूबे में, और सूबे का जो संभालता था उसको कहते थे सूबेदार। क्या कहते थे? सूबेदार। और जनरली सूबेदार अधिकतर जो राजा के बेटे होते थे, प्रिंस वगैरह, वो ही संभालते थे। ईच सूबा, हर सूबा को डिवाइड किया जाता था सरकार्स में, या सरकार्स मतलब डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट्स को फिर डिवाइड किया जाता था परगनाज यानी तहसील्स में। और उसके बाद नंबर ऑफ विलेज होते थे ईच परगना में, हर परगना में या हर तहसील में फिर गांव आते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो विलेज है, परगना है, वो कौन संभालता था? कोतवाल। और कहाँ रहता था? कोतवाली में। यहाँ ऐसे होते ना कोतवाल साहब, तो यहाँ कोतवाल होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था, लॉ और ऑर्डर बनाता रखता था। और कहाँ होता था उसका ऑफिस? कोतवाली कहते थे। ही ऑल्सो मेंटेन, वो रिकॉर्ड रखता था ट्रेड का, प्रैक्टिस का, वेट का और मेजरमेंट का। अब आता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। 2 मेन सोर्सेज होते थे इनकम के। कहाँ से राजा के पास पैसा कहाँ से आता था? लैंड से और ट्रेड से। जो व्यापार करते थे वो भी पैसा देते थे, और लैंड पर, एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगता था। टोडरमल जो है, उन्होंने टोडर बैंड बूस्ट इंट्रोड्यूस किया था। यानी बैंड बूस्ट क्या है? वो लैंड को नापा करते थे, किससे? मेड ऑफ बैम्बू, मतलब एक लकड़ी ली जाती थी, उससे लैंड को नापा जाता था और उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था। अर्लियर लैंड यूज, सबसे पहले जो पहले के राजा थे वो रस्सी से नापते थे। अब वो मिट्टी गीली हो तो रस्सी चिपक जाती थी या मुड़ जाती थी, पर इसीलिए बाद में टोडरमल ने बैम्बू, बांस के लट्ठा यूज़ करना यूज किया। लकड़ी से नापते थे बिल्कुल सीधा। उसके बाद इन 1580 में कैश रेट और कैश रेट ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स कर दिया गया। कैश रेट द बेसिस ऑन द एवरेज प्राइस, यानी आपका 10 ईयर्स में कितना फसल निकालती है, उसके हिसाब से लोगों को कैश देना पड़ता था। क्लियर हो गया? अब आता है मुगल्स एम्परर एनकरेज। मुगल एम्परर ने डोमेस्टिक व्यापार को और ओवरसीज़ दोनों व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ और कंसेशंस दिए ट्रेडर को। न्यू सिस्टम स्टार्ट किया उन्होंने, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज कॉल्ड मनसबदारी। आर्मी रखने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, आर्मी बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया मनसबदारी। मनसबदारी क्या होता था? मनसब इंडिकेट द रैंक ऑफ, यानी एक पोजीशन या रैंक होना। एरिया मिलता था, लैंड मिलती थी, और उसको संभालने वाले को मनसबदार कहते थे।
और उसके बदले ही इज़ रैंक डेटरमाइन, उसको सैलरी मिलती थी और उसको सेना रखनी पड़ती थी, यानी जब मुगल्स को आक्रमण करना होता था उसको अपनी सेना देनी पड़ती थी। पर मनसबदारी सिस्टम में ये नहीं होता था कि जो मनसबदार है वो डेथ हो गई तो उसके बाद उसका बेटा, नहीं, नेक्स्ट मनसबदार नियुक्त किया जाएगा। हेरिडिटरी। एवरी मेंबर, मनसबदार को एक बड़ी सी सोल्जर रखनी पड़ती थी, अभी बताया, यानी वो अगर राजा को ज़रूरत पड़े तो वो उनको देनी पड़ती थी। जाट रैंक 2 होती थी, एक होती थी जाट, एक सवार। जाट रैंक रेंज में होते थे 10 से 10,000 और जाट अबव 500 रैंक यू ओनली टू द प्रिंस। जाट कितने रख सकते थे, मतलब गिवन ओनली प्रिंस जो होते थे। मनसबदार रिसीव देयर पे, मनसबदार को उनकी जो पे है थ्रू असिस्मेंट ऑफ जागीर, मतलब जागीर मिलती थी, सैलरी के बदले उनकी जागीर मिलती थी। मनसब वो अभी बताया, मनसब हेरिडिटरी नहीं थी कि बेटा ही उसका बैठेगा, बल्कि मनसबदार में क्या होता था, उसके डेथ के बाद किसी और को सीट पर मनसबदार नियुक्त किया जाता था। अब आता है एग्रीकल्चर जो था उसका मेन सोर्स था, उन लोगों का मेन काम था। मुगल्स आर्मी का भी मेन टैक्स इकट्ठा करने का साधन था। आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोवाइड अपकीप ऑफ द किंग, नोबल्स और जागीरदार। लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग बोथ फूड वेल, जो लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं इंक्लूडिंग जैसे कि बोथ क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड, डिफरेंट एडवांस, मतलब डिफरेंट एडवांस तरीके से क्रॉप्स को उस समय उगाया जाता था, जिससे कि राजा को ज़्यादा से ज़्यादा मुगल्स उनको वो सुविधा देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स कलेक्ट कर सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब उनके टाइम में एग्रीकल्चर टेक्निक्स की वजह से, नई नई टेक्निक्स की वजह खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 5 फोल्ड, मतलब 5 गुना ज़्यादा टैक्स उन लोगों को मिलने लगा, या कहिए 5 गुना ज़्यादा खेती और ज़्यादा अच्छी होने लगी। लोन्स और ग्रांट्स जो हैं बाय एग्रीकल्चर लोन्स मिलते थे उनको धन एज ए रेन एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए और पेरेंट्स को एनकरेज करने के लिए। एक तरह से ये जो मुगल्स आए इन्होंने काफ़ी हद तक ट्रेड को फ्लॉरिश किया, लोग बाहर से व्यापार करने के लिए आए और हम लोग भी बाहर व्यापार करने के लिए जाते हैं। खेती बाड़ी में बहुत सुधार किया, पहले की तरह नहीं कि पहले के मुगल्स की तरह आए, लूटपाट मचाई, चोरी करी, सामान चुरा चले गए, ऐसा नहीं, इन्होंने बहुत हद तक इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इसीलिए इन मुगल्स को अर्लियर मुगल्स कहते हैं। याद रहेगा ना, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल जिसने स्टार्ट किया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद थर्ड वन इज़ अकबर एंड फोर्थ इज़ जहांगीर और फिफ्थ शाहजहाँ। ये पांचों की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी जो फेमस रही हैं। और फिर लास्ट वन इज़ औरंगज़ेब, ये भी अर्लियर मुगल्स में आता है, पर इसने डरा धमका के लोगों को अपनी साइड में कर रखा था। पर इसके जाते ही मुग़ल एम्पायर डिवाइडेड हो गया बहुत छोटी छोटी स्टेट्स में, और बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर लिया था। ओके, इसी के साथ मैं क्लास आज ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे।